बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद बाहर निकलकर पार्किंग में आया ही था कि मेरी नज़र उस जोड़े पर पड़ गई। वो एक अधेड़ उम्र जोड़ा था जो बुढ़ापे की हदूद में कदम रख चुका था और इस वक्त कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था, और उनकी परेशानी की वजह भी मुझे जल्द ही मालूम हो गई। दरअसल नज़दीक ही उनकी ब्लैक रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसका टायर न जाने किस तरह पंक्चर हो चुका था। मेरे इस वक्त पार्किंग में मौजूद होने से आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मेरे पास पराडो किस्म की कोई गाड़ी होगी जिसे मैंने पार्क किया हुआ था, बल्कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जो मैंने हाल ही में खरीदी थी। मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में नया मुलाजिम हुआ था और ये मेरी मुलाजमत का पहला ही साल था। मेरा अपॉइंटमेंट कंपनी की इस्लामाबाद में काम एक ब्रांच में हुआ था। मेरा आबाई घर इस्लामाबाद से हज़ारों नहीं तो सैकड़ों किलोमीटर ज़रूर था। यही वजह थी कि मैं पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रह रहा था। बहरहाल मैं इस परेशान हाल जोड़े की तरफ बढ़ा। क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने उनके करीब जाकर सलाम करने के बाद पूछा। की उम्र गालबन 60 साल के करीब रही होगी। उसने 3 पीस सूट ज़ेब तन किया हुआ था। उसके सर के बाल बीच में से उड़े हुए थे और उसने आंखों पर नज़र की नफीस ऐनक लगाई हुई थी, जबकि खातून कदरे फरबी माइल और उसकी उम्र 55 के लगभग ही मालूम होती थी। अपनी वज़ाकता के लिहाज से वो भी काफ़ी नफीस शख्सियत की खातून मालूम हो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर दोनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, वो बेटा दरअसल पता नहीं कैसे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इससे पहले कि मर्द कोई जवाब देता, उससे पहले ही खातून बोल उठी। गाड़ी में इजाफी टायर भी तो मौजूद होगा ना आंटी? मैंने अपनी मालूमात को बरूए कार लाते हुए कहा, क्योंकि आमतौर पर गाड़ियों में ऐसी किसी सूरत हाल के पेश नज़र एक टायर इजाफी रखा जाता है। नहीं बेटा, मैं चेक कर चुका हूँ, शायद ड्राइवर ने वो टायर मैकेनिक के पास छोड़ा हुआ है। इस बार उस खातून के शौहर ने जवाब दिया। बहरहाल आप परेशान मत हो, मैं अभी इसे ठीक करवा के ले आता हूँ। मैंने पंक्चर टायर की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, आपको खामखा जहमत होगी और देर भी हो जाएगी। अरे नहीं, देर की तो बात ही नहीं, क्योंकि मैं छड़ा छांट हूँ और अपनी ड्यूटी का टाइम पूरा कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। मैंने मुस्कुराते हुए किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने जैक लगाकर टायर निकाला और मैकेनिक के पास ले गया, जिसकी दुकान वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए और मैं भी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर उस मकान पर आ गया जहां मैं एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था। मैं जहां रह रहा था वो एक ही कमरा था जिसे आप बैठक कह सकते हैं। बाथरूम भी उसके साथ ही अटैच्ड था। मेरे साथ कोई लंबी चौड़ी फैमिली तो थी नहीं कि मुझे जगह की कमी की वजह से तंगी होती। मैं अकेला ही था और मेरी ज़रूरियात भी महदूद सी होती थीं। मैं सुबह होते ही नाश्ते के बाद ऑफिस चला जाता और मेरी छुट्टी शाम 6 बजे होती थी। कभी कभार देर भी हो जाया करती थी। ऑफिस से आकर फ्रेश होने के बाद मैं फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर मटर गश्त करने के लिए निकल जाया करता था और अक्सर रात को देर से ही वापस आता था। अबे ले उस्ताद, आज फिर शुमाइला ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वसीम कैकड़े ने मुझे देखते ही जोर से हाँक लगाई। वसीम कैकड़े की हरकतें इस किस्म की हुआ करती थीं और वो फेसबुक पर ऑनलाइन मौजूद रहने में अपना सानी नहीं रखता था। मौसूफ को हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पर सच्चा प्यार हो जाता था और फिर घंटों अपनी लव स्टोरी सुना कर मेरे कान खाता रहता था। ये और बात थी कि मुझे 1-2 हफ्ते बाद उसके ताज़ा तरीन ब्रेकअप की दास्तान भी ज़रूर सुननी पड़ती थी। वसीम कैकड़ा मेरा रूममेट भी था और कोलीग भी। उसे कैकड़ा क्यों कहते थे, ये एक अलग लंबी दास्तान है। शुमाइला ने ब्लॉक किया तो उसका कोई गम नहीं उस्ताद, लेकिन मेरा 500 का लोड भी ले गई, वसीम कैकड़े ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा और मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि बॉस के ऑफिस से मेरी तलबी हो गई। ये बॉस एक खातून थी और गुस्से की काफ़ी तेज़ वाक़ई हुई थी। ज़रा सी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करती थी और खड़े खड़े स्टाफ की बेइज्जती कर देना अपना फ़र्ज़ ऐन समझती थी।
ये हमारी नई बॉस थी और उसका तकर्रुर तकरीबन 1 माह कबल ही हुआ था। मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी और मेहनत से करता था और शिकायत का मौका नहीं देता था। यही वजह थी कि मैं अब तक उस हिटलर नुमा बॉस की इज्जत अफजाई से महफूज रहा था। लेकिन आज जब खिलाफ तवक्को मेरी तलबी हुई तो मेरे कान खड़े हो गए और मेरी 7वीं हिस्स ने खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल जाना तो था। मैं दिल ही दिल में आलतो जलालतो आई बला को टालतू का विर्द करते हुए मैडम के ऑफिस पहुंच गया। मेरे हाथ में एक फाइल थी जो मुझे आते हुए साथ लाने का कहा गया था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो लेडी बॉस एक फाइल खोले उसका मुताले में गर्क थी। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? मैंने उसके मूड की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कहा। यस, बैठो, मैडम ने मेरी तरफ देखे बगैर नरम लहजे में कहा। मेरी जान में जान आई कि बात वो नहीं जो मैं समझ रहा था। आप फाइल लाए हैं साथ? जी मैडम, मैंने कहा और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने इस्पात में सर हिलाते हुए फाइल मेरे हाथ से ले ली और बगौर फाइल का तनकीदी नजरिए से जायजा लेने लगी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मुझे पता था कि वो फाइल में गलती ढूंढने की कोशिश कर रही है जो उसे मिलने वाली नहीं थी। कुछ देर इस तरह फाइल का मुताला करने के बाद उसने मेज पर फाइल रख दी और अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए बोली, मिस्टर आतिफ, आज से आप अपनी सीट पर काम नहीं करेंगे। उसने जैसे मेरे सर पर एटम बम गिराते हुए कहा। वजह जान सकता हूँ? कुछ देर बाद मैं खुद को संभालते हुए स्पॉट लहजे में कहा। जरूर जान सकते हैं, उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। वो चंद सानिये बगौर मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लेने की कोशिश करती रही, जैसे कुछ जानना चाह रही हो। लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त कोई तासुर नहीं था, बिल्कुल सपोर्ट था। अगर सच कहूँ तो मैं वाकई उसकी ये बात सुनकर अंदर से हिल गया था, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी थी और अगर मेरी जॉब चली जाती तो बहुत माली मसाइल पैदा हो सकते थे। लेकिन मैंने अपने चेहरे से ये बात जाहिर नहीं होने दी थी। वजह यह है मिस्टर आतिफ कि आपको आपकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से प्रमोट किया जा रहा है। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुझे एक खुशगवार हैरत ने आ लिया। ये रहा आपका लेटर। उसने मेरी कैफियत से महफूज होते हुए प्रमोशन का लेटर मुझे थमा दिया। मैं हैरत से कभी लेटर को देखता और कभी उसके चेहरे की तरफ। शुक्रिया मैडम, मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए लेटर ले लिया। वेलकम, आई होप आप अपनी नई जिम्मेदारी भी पहले की तरह पूरी फरशनासी से निभाएंगे। जी मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैंने कहा और एक बार फिर मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए कमरे से बाहर आ गया। कमरे से आते हुए मैं हैरान भी था और परेशान भी कि अचानक ये काया कैसे पलट गई। मेरे कैबिन से पहले रास्ते में वसीम कैकड़े का कैबिन था, जहां वो कंप्यूटर पर काम करने में मसरूफ था। जैसे ही मैं उसके कैबिन के सामने से गुजरने लगा, उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ प्रमोशन लेटर भी देख लिया। शाहवा भाई उस्ताद, बड़ी तरक्की हो रही है। कौन सा जादू कर दिया है तुमने हिटलर मैडम पर? उसने एक आंख मीचते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत तैर रही थी। अब एक कैकड़े, अपने काम पर ध्यान दे, वरना जमीला को लोड कौन करवाएगा, मैंने हंसते हुए कहा और अपने कैबिन में आ गया। अभी मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि जूली मेरे कैबिन में आ धमकी। जूली एक क्रिश्चियन लड़की थी और मैडम की सेक्रेटरी थी। चलो, अब ये तुम की जगह ना ही है, अब तुम बड़े ऑफिस में बैठेगा, ने उर्दू जबान पर एहसान अजीम करते हुए कहा। वो ऐसी ही उर्दू बोला करती थी। ये देर बाद मैं अपने कैबिन से निकलकर एक बड़े ऑफिस में मुंतकिल हो चुका था। अब मुझे यही काम करना था। जूली तकरीबन 1 घंटे तक मुझे नए काम के बारे में ब्रीफ करती रही। मैं हूँ हाँ करते हुए उसकी बात सुनता रहा और मुझे अच्छी तरह ज़हन नशीं करता रहा। मुझे प्रमोशन के साथ साथ बोनस भी मिला था और मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी गुड़िया की शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरी बहन मुझसे छोटी थी और मैं उसे गुड़िया ही कहा करता था। मैंने सोचा ड्यूटी से ऑफ होने के बाद आज अपनी गुड़िया से जी भर के बातें करूंगा और साथ ही खुशखबरी भी सुनाऊंगा। मैंने सोच लिया था कि बोनस में मिले पैसों से मैं अपनी गुड़िया के लिए इंतहाई कीमती और शानदार तोहफा खरीदूंगा। इस्लामाबाद से घर वापस जाते हुए प्रमोशन मिला तो नई पोस्ट के साथ साथ जिम्मेदारियां भी पहले से कई गुना बढ़ गईं और मुझे शाम तक सर खुजाने की भी फुर्सत न मिली। शाम को थका हारा अपने कमरे में पहुंचा तो मुंह हाथ धोकर लेटा तो फिर लेटा ही रह गया और नींद ने आ लिया। इससे अगले दिन में वीकेंड था तो मैं डिनर करने उसी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंच गया।
अब ये इत्तेफाक था या कुछ और कह लें कि मुझे आज फिर वही मियाँ बीवी रेस्टोरेंट में दाखिल होते दिखाई दिए, लेकिन अगले ही लम्हे मैं उनके साथ एक लड़की को देखकर मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकत में अपनी जगह से उछल पड़ा, क्योंकि उनके साथ जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि हिटलर मैडम ही थी। जी हाँ, यानी वही लेडी बॉस। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इतनी बुरी तरह क्यों चौंका था। तो क्या मेरे प्रमोशन के पीछे ये वजह थी और मेरी काबिलियत की वजह से ये सब नहीं हुआ? ये और इस जैसे दीगर सवालात एक लम्हे में मेरे दिमाग में दौड़ गए। मैं उस मेज़ पर अकेला बैठा था और वो दोनों मियाँ बीवी और उनकी बेटी मेरी तरफ ही आ रहे थे। शायद उन्होंने भी मुझे देख लिया था। अरे अंकल आंटी, आप प्लीज़ बैठिए ना। जैसे ही वो मेज़ के करीब आए मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ बेटा, बस तुम्हारी आंटी को ये रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। सोचा चलो आज आरजू समेत यहीं पर ही डिनर कर लिया जाए। मैडम के वालिद ने हंसते हुए कहा। उन्होंने आरजू मैडम को ही कहकर पुकारा। हाँ वाकई ये रेस्टोरेंट बहुत बेहतरीन है। मैंने कन अखियों से मैडम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर रही थी। वो मेरी तरफ ही देख रही थी, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। अगले दिन मैं मैडम के सामने बैठा था। मिस्टर आतिफ, आप अपनी पहले वाली पोस्ट पर काम क्यों करना चाहते हैं जबकि ये उससे अच्छी पोस्ट है? मैडम ने कदरे उलझे और सवालिया लहजे में मुझसे पूछा। इसलिए मैम कि मैं इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ और मुझे ये प्रमोशन मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मैं कुछ कहते कहते खामोश हो गया। बल्कि क्या, रुक क्यों गए बोलते बोलते? कुछ नहीं, मैंने मेज़ पर पड़ी फाइल को घूरते हुए कहा। देखो आतिफ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन बता देना चाहती हूँ कि वो सब बिल्कुल गलत है। तुम्हें प्रमोशन किसी और वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी काबिलियत की वजह से ही मिला है। मैडम ने आपसे तुम पर आते हुए कहा। तुम्हारी अम्मी अब्बू से मुलाकात 2-3 दिन पहले ही हुई होगी, लेकिन मैं तुम्हारी प्रमोशन वाली बात पहले से तय कर चुकी थी। यकीन नहीं आता तो ये देखो, उसने कहा और मेज़ की दराज से एक फाइल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने जब वो फाइल खोलकर उसकी तारीख पढ़ी तो वाकई मुझे उसकी बात का यकीन करना पड़ा। ओके, मैंने फाइल वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। अगले ही दिन एक गैर मुल्की पार्टी का कारोबारी डील के सिलसिले में इस्लामाबाद पहुंच गई। मैडम को मुझ पर बेपनाह एतमाद हो चुका था, इसलिए वो पार्टी से डील के सिलसिले में अहम जिम्मेदारियां मुझे ही सौंपने लगी। मैं इतना मसरूफ़ हो गया था कि घर का हाल अहवाल लेना ही भूल गया था। उस पार्टी से मामलात डन हुए तो मुझे फौरी तौर पर कंपनी की तरफ से मैडम के साथ दुबई जाना पड़ गया। तय तो यही था कि 1 हफ्ते तक वापसी हो जाएगी, लेकिन वहां जाकर मामलात ने तूल पकड़ लिया कि हमारी वापसी 15 दिन बाद ही मुमकिन हो सकी, कि शादी में अब सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी थे। मैडम ने मुझे ऑफिस से छुट्टी दे दी थी और मुझे अगले दिन अपने घर रवाना हो जाना था। उस दिन गुड़िया मेरे साथ देर तक बातें करती रही थी। मुझे याद है उसने कहा था, भैया मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैंने उसे डांटते हुए कहा था, पगली तुम कहीं दूर नहीं जाओगी, अपने भैया के दिल में हर वक्त हो। वो रो भी रही थी और मैं उसे तसल्ली भी दे रहा था और उसे छेड़छाड़ करके हंसा भी रहा था। मैं जानता था कि अपने वालिदैन का घर छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे घर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उस दिन मैंने सारी शॉपिंग की थी। अब मुझे पैसों की कोई तंगी नहीं थी। मैंने गुड़िया की पसंद की एक चीज़ खरीदी थी। मैं गुड़िया को अचानक सरप्राइज देना चाहता था। मैंने उसके लिए एक हीरे की अंगूठी भी खरीदी थी। अपने आबाई घर जाते हुए मैं बहुत खुश था। सोच रहा था कि जब अम्मी अब्बू और गुड़िया मुझे देखेंगे तो कितने खुश होंगे। बिल आखिर वो वक्त भी आ गया जब मैं सैकड़ों किलोमीटर के सफ़र के बाद अपने घर पहुंच गया। मैं बेताबी से तकरीबन दौड़ता हुआ गुड़िया गुड़िया पुकारता हुआ घर में दाखिल हो गया। लेकिन घर में दाखिल होकर मैंने जो मंजर देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो, जैसे मेरे पांव तले से अचानक जमीन खींच ली गई हो। सामने चारपाई पर गुड़िया की लाश पड़ी थी। पास ही अम्मी और अब्बू बैठे रो रहे थे
और भी कई औरतें वहां जमा थीं। मेरे हाथों में पकड़े हुए शॉपिंग के थैले छूटकर नीचे गिर गए। ये अचानक क्या हो गया था? मुझे देखते ही अम्मी मेरी तरफ लपकी और मेरे गले लगकर धाड़ें मार मार कर रोने लगी। मेरी हालत उस वक्त ये थी कि मैं जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रहा था। अभी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ख्वाब नहीं था, एक जीती जागती हकीकत थी। मैं एक लम्हे के लिए लड़खड़ा सा गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल लिया और रोते हुए कह रहे थे कि गुड़िया आखिर तक तुम्हारा राह तकती रही। सुबह आज़ानों के करीब अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसके नाक से खून आने लगा और वो बिल्कुल साकत थी। हम भागे भागे उसे करीबी अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने चेकअप्स के बाद बताया धी रानी की दिमाग की नस अचानक फट गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बाबा रोते हुए बताते जा रहे थे, लेकिन मैं जैसे सुनने के बावजूद कुछ नहीं सुन रहा था। मैं जैसे उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था। मैं बस फटी फटी आंखों से गुड़िया के मासूम से चेहरे को देखता रहा और देखता ही चला गया और देखता ही चला गया। दोस्तों, ये एक अहम टॉपिक था, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल BKW वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई सबक आमूज कहानी के साथ।